हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्काई गुरु। आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 1:8 या ऑप्शन नंबर डी 8:1। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8:1। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अगर अनुपात पूछा जाए तो 8:1। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात, यानी आयतन का अनुपात अगर पूछा जाए तो आयतन का अनुपात हो जाता है इसका 2:1। यानी ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन पाया जाता है तथा 1 भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन सबसे प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह में तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए 16वें, ऑप्शन नंबर बी 18वें, ऑप्शन नंबर सी 17वें तथा ऑप्शन नंबर डी 15वें। तो आवर्त सारणी का समूह नंबर 18 जो होता है वह बाहरी कोश उसका क्या होता है? पूर्ण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं आवर्त सारणी में की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। ठीक है, अब परमाणु संख्या के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक विशेषता माना गया है तथा आवर्त सारणी को 1913 में मोसले द्वारा दिया गया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को। तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं। यानी 18वां जो वर्ग होता है, 18वें जो वर्ग होता है उसमें सभी के सभी अक्रिय गैस होते हैं, जिसे अक्रिय गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, और इस सभी की संख्या 6 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से उस लवण का उदाहरण दीजिए जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया क्लोराइड। यानी अमोनिया क्लोराइड जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, यानी अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और जिसका विलयन का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन। 7 से अगर अधिक है तो क्षारीय, अगर 7 से कम है वह अम्लीय कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लवण की। तो लवण एक यौगिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा या पकाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है सोडियम कार्बोनेट जिसे धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरीन तथा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन। ठीक है, आयरन जो है इसका नाम लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसका प्रतीक के रूप में जानते हैं तो इसका Fe लिखा जाता है, यानी फेरस ऑक्साइड। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। ठीक है, लोहा के कुछ अयस्क होते हैं जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। ठीक है, अब मैग्नेटाइट जो होता है लोहा का चुंबकीय अयस्क होता है। ठीक है, अब लोहा के बारे में एक बात और जानते हैं कि लोहा को संक्रामक धातु भी कहा जाता है। अब संक्रामक धातु किसे कहते हैं? तो जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में जो तत्व आते हैं उस सब को संक्रामक धातु कहते हैं। और यह
पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक को जोड़े रखता है और इस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे आगे। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले और आपकी जानकारी में वृद्धि हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई उस वस्तु का केंद्र की ओर लगाने वाला बल क्या कहलाता है? यानी कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है, वह अपने केंद्र की ओर एक बल लगाता है और उस बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साधारण बल, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी कोणीय बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी। अब अभिकेंद्रीय बल के बारे में जानते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती, यानी कि जब तक उसमें अभिकेंद्रीय बल नहीं रहेगा वह वृत्ताकार पथ पे नहीं घूम सकती। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के अभाव अगर जैसे ही होगा वह वस्तु क्या होगी, वृत्ताकार पथ से भटक जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु अगर कोई वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है तो उस पर कार्य करने वाला जो वृत्त की केंद्र के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वह क्या होगा? तो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा उसका F बराबर m v स्क्वायर बट्टा में r, यानी m द्रव्यमान की वह वस्तु है तथा वह v चाल से चल रही है तथा जो वृत्ताकार वो जो पथ है उस पथ की त्रिज्या क्या है, r है। तो इसके लिए निकल जाएगा F बराबर mv स्क्वायर बट्टा r। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पतंगा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी पारपोइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पारपोइसेस ऐसा जानवर है जो पराश्रव ध्वनि को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं पराश्रव ध्वनि की। तो नीला व्हेल जो है जलीय जीव है वह भी पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करता है। पराश्रव ध्वनि होता है क्या है, तो जो 20,000 हर्ट्ज से HZ से जो ऊपर होता है वो उसे पराश्रव ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। अब सरब तरंग होती है, तो सरब तरंग होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, जिसे साधारण मनुष्य सुन सकता है। बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन तथा ऑप्शन डी अपघटन। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी बात बताएंगे तो फटाफट जवाब दीजिए या मेरे कमेंट में लिख के सेंड कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब जाके ऑक्सीजन वायुमंडल में निकलता है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इसी जल के अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, जो सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसको प्रभावित करने वाले तत्व है प्रकाश, ताप, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बात करते हैं हाइड्रोजन प्राप्त करने की अन्य विधि। अगर आप लाल तत्व लोहे पर भाप को प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है जितने भी अम्ल है उसका अनिवार्य अंग होता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय बल, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल तथा ऑप्शन डी है नाभिकीय
बल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय बल। अब बात करते हैं नाभिकीय बल की, तो वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? यानी कि किसी व्यक्ति को अगर मधुमक्खी काट ले तो उसका उपचार करने के लिए किस घोल का प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नींबू के रस का, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो जवाब दीजिए दोस्तों, इसका कमेंट में सेंड कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का इलाज के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं जब मधुमक्खी काट लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं मधुमक्खी की। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो एपीकल्चर में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या पकाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक अणुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।